हेलो स्टूडेंट, क्या आप भी तैयारी कर रहे हैं यूपी टेट की और लाना चाह रहे हैं 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स जो इंग्लिश में है कि इंग्लिश में आप चाहते हैं कि आपके 30 में 30 नंबर आने चाहिए। तो इसके लिए आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक स्ट्रैटेजी बना के अपनी तैयारी करनी है कि कैसे आपको एग्जाम को बीट करना है और अच्छे से क्लियर करना है जिससे कि आपके फुल मार्क्स आ सकें। तो इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बेस होते हैं आपको ये बताने के लिए कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कई बार क्वेश्चंस काफ़ी हद तक रिपीट हो जाते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पिछले 10 सालों के कम से कम आप पेपर्स को सॉल्व कर लें जो कि यूपी टेट में पूछे गए थे। अभी जो आप पेपर अपना स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये 2021 में जो पेपर हुआ था, जो कि 2022 में कंडक्ट कराया गया था, वो पेपर है जिसको हम सॉल्व करेंगे, जिसमें कि इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चंस आज हम देखेंगे, जो 30 क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे। हिंदी के क्वेश्चंस जो थे वो ऑलरेडी मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ, इसी तरह बाकी के भी क्वेश्चंस आएंगे आपके। पिछले 10 सालों के सारे पेपर्स मैं आप लोग के सॉल्व करा दूंगी सब्जेक्ट वाइज। अलग अलग प्लेलिस्ट बनी रहेंगी चैनल पे, वहां से आप देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन इसी तरह की वीडियोस मिलती रहे आपको तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसमें, चूज द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे आपको सही सेंटेंस कौन सा है वो चूज करने के लिए कहेगा। द कमिटी वॉज डिवाइडेड ऑन दिस पॉइंट, द कमिटी वॉज वन ऑन दिस पॉइंट, द कमिटी हैव वन ऑन दिस पॉइंट, द कमिटी वर ऑन वन ऑन दिस पॉइंट। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इन चारों में से करेक्ट कौन सा है। तो कमेटी जो होती है, तो ये कमेटी जो है एक तरह का कलेक्टिव नाउन होती है। नाउन के बारे में आपने पढ़ा होगा, ये कलेक्टिव नाउन में आती है, समूहवाचक में आती है। तो कलेक्टिव नाउन में जब कोई चीज आ रही होती है तो उसके लिए हम जो होगा वो उसे हम प्लूरल नहीं सिंगुलर की तरह ट्रीट करते हैं, तो वहां पर वर नहीं लगा होगा, वहां पर वाज लगा होना चाहिए। तो यहाँ पर जो सेकंड वाला है वो करेक्ट हो जाएगा। द कमेटी वाज वन ऑन दिस पॉइंट। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिमली। तो यहाँ पर जो अलंकार आपने पढ़े हैं हिंदी में, सेम वैसे ही इंग्लिश में भी अलंकार पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो अलंकार आपसे पूछा है, जो सिमली होता है, सिमली है, मेटाफर है, पर्सनिफिकेशन है, इस तरह के जो अलंकार आते हैं, तो उसमें एग्जाम्पल उसका करेक्टली कौन सा है। एंजाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस, लाइफ इज अ ड्रीम, अ लाई हैज नो लेग्स, आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड। तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें जो होता है स्माइली और मेटाफर एक जैसा ही रहता है, लेकिन इसमें जो सिमली और मेटाफर एक जैसा ही रहता है, जो दोनों में डिफरेंस होता है, तो यहाँ पर जो सिमली होती है उसमें यूज किया जाता है एज है, लाइक है, इस तरह के वर्ड्स का। और जो मेटाफर होता है वहां पर भी समानता, उपमा ही दी जा रही होती, लेकिन यह समानता दिखाई जा रही होती, लेकिन वहां पर वर्ड का यूज नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो एज वर्ड लगा हुआ है, यही पहचान है सिंपल सी। आई वंडर लोनली एज ए क्लाउड। जैसे एक क्लाउड जो बादल होता है वो अकेला चारों तरफ घूम रहा होता है, ऐसे ही मैं भी वहां पर घूम रहा। आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्टिव वाइज। यहाँ पर आपको एक्टिव वाइज में चेंज करना है। जनरली क्या होता है पैसिव वाइज में चेंज करने को बोलता है, तो यहाँ पर ऑलरेडी पैसिव वाइज में है, आपको इसे एक्टिव वाइज में बदलना है। द विजिटर्स वर शोन द न्यू बॉर्न बाय द वुमेन। बाई लगा हुआ है तो क्लियर हो रहा है कि आपका पैसिव वाइज में दे रखा है। अब इसको आपको एक्टिव में चेंज करना है। द वुमेन शोड द विजिटर्स द न्यू बॉर्न, द वुमेन हैज शोन द न्यू बॉर्न टू द विजिटर, द वुमेन माइट हैव शोन द न्यू बॉर्न, द न्यू बॉर्न वॉज शोन टू द विजिटर बाय द वुमेन। तो यहाँ पर तो बाई ही लगा है, तो एक्टिव में चेंज करना है, बाई होगा नहीं, बाई तो पैसिव में होता है, ये अलग गलत हो जाएगा आपका। करेक्ट अगर कौन सा है हम ये देखें, तो यहाँ पर द वुमेन शोड द विजिटर द न्यू बॉर्न। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन 1 हो जाएगा। वर का यूज किया गया है यानी कि पास्ट में, तो यहाँ पर आप देखेंगे पास्ट लगा, यहाँ पर हैज लगा था, तो ये तो हो नहीं सकता। माइट हैव का यूज है, ये वाला भी नहीं है, तो यहाँ से आप वर्ब से भी पहचान सकते हैं इजिली। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द एंटोनिम फॉर द वर्ड एडवर्स। जो एडवर्स जो दे रखा है आपको इसका एंटोनिम बताना है। एंटोनिम क्या होता है, जो विलोम शब्द होते हैं। इनविकल है या फिर फ्रेंडली है, अनविलिंगली है, होस्टाइल है। तो यहाँ पर एडवर्स की जो है एंटोनिम क्या होगा। एंटोनिम और सिनोनिम ये दोनों तरह के वर्ड आते हैं, तो दोनों को ही ध्यान में रखिएगा, कोई भी आपसे पूछा जा सकता है। तो एडवर्स जो होता है इसकी मीनिंग क्या होती है, या तो आप विरुद्ध भी के उसमें भी यूज होता है, या फिर शत्रु भी कह सकते हैं। शत्रु के उसमें भी इसको यूज किया जाता है, दोनों ही मीनिंग इसकी होती हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे फ्रेंडली दे रखा है, तो शत्रु का क्या होता है, मित्र होता है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सेकेंड है। नेक्स्ट है यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द प्रोवर्ब।
यहाँ पर प्रोवर्ब को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर ब्लड इज डैश देन वाटर, यहाँ पर क्या यूज किया जाएगा? प्योरर है, थिकर है, प्रीसियस है, थिनर है। तो ब्लड इज देन द वाटर क्या होता है? जो ब्लड यानी कि रक्त होता है वो पानी से भी अधिक क्या होता है? थिकर होता है। यहाँ पर थिकर का यूज किया जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सेकंड होगा। तो इस तरह के प्रोवर्ब भी आपसे पूछे जा सकते हैं। वहाँ पर आपको फिल करना होगा, तो कुछ फेमस प्रोवर्ब्स होंगे हैं, उनको याद कर लीजिए। कोई ना कोई बुक आपने परचेज करी ही होगी, नहीं करी है तो मैंने टैग कर दिया है इंपॉर्टेंट बुक्स को। टैग प्रोडक्ट में भी जा सकते हैं, पर डिस्क्रिप्शन में भी जाके आप देख सकते हैं। वहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स जो है, प्रैक्टिस सेट है, आपका स्टडी मटेरियल है, उसको मैंने वहाँ पर टैग कर दिया है, तो वहाँ से आप डायरेक्टली आपको लिंक मिल जाएगा परचेज करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव वन मोस्ट गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर। तो यहाँ पर आपको एक वर्ड बताना है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट, जो इंसेक्ट्स की साइंटिफिक वैज्ञानिक जो उसका अध्ययन किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? मिसोलॉजी है, एंटोमोलॉजी है, मीट्रोलॉजी है, क्रिमिनोलॉजी है। तो इंसेक्ट का जो कीट होते हैं, कीट पतंगे होते हैं, उनका जो साइंटिफिक स्टडी की जाती है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है एंटोमोलॉजी। एक आंसर हमारा ऑप्शन सेकंड होगा। जो क्रिमिनोलॉजी होती है, जो आपराधिक उसमें किया जाता है, स्टडी की जाती है, उसको कहते हैं। जो मीट्रोलॉजी होती है तो ये मौसम विज्ञान को कहा जाता है आपका, मौसम विज्ञान जो है। जो मिसोलॉजी होती है उसे कहते हैं कवक विज्ञान, जो कवक विज्ञान होता है उसको कहा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये रूल्स तैयार करिएगा। जिसने मनुष्य का अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहते हैं? इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। या जिस सेल का अध्ययन किया जाता है उसको साइटोलॉजी बोलते हैं, इसको भी दूर से पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको सही डायरेक्ट स्पीच बतानी है। आई आस्क्ड व्हाई ही वाज लुकिंग थ्रू द की होल। यहाँ पर आपसे कह रहा है आई आस्क्ड। अब यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा, ये इनडायरेक्ट बना हुआ है, आपको इसे डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। यानी कि यहाँ पर वैसे पूछा जा रहा है, उल्टा करके समझ लिए पूछा जा रहा है। मोस्टली क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच दे रखी होती है, आपको इनडायरेक्ट बताना होता है। यहाँ पर इनडायरेक्ट दे दिया, आपको डायरेक्ट बताना है। सेम वैसे ही जैसे कि पैसिव दे दिया गया था, एक्टिव पूछा गया था। Why are you looking through the keyhole? I said. Do not look through the keyhole. I said. You are looking through the keyhole. I said. Are you looking through the keyhole? I said. तो कैसे कन्वर्ट किया जाएगा इसे? यानी कि जो इसकी इनडायरेक्ट स्पीच होगी वो क्या, डायरेक्ट स्पीच होगी क्या होगी? तो आई आस्क्ड, मैंने पूछा। वाई ही वॉज लुकिंग थ्रू द की होल, कि वो की होल से क्यों देख रहा था। तो यहाँ पर जब चेंज करेंगे हम तो यहाँ पर आई सेड हो जाएगा। आई सेड, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, तो क्वेश्चन वाई आर, की वाज है तो वाई आर हो जाएगा। यू लुकिंग थ्रू द की होल, तो फर्स्ट वाला जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। जो सेकंड वाला है तो डू नॉट है, तो यहाँ पर डू नॉट का यूज तो करेंगे नहीं। यहाँ पर है यू आर लुकिंग थ्रू द की होल आई सेड, तो ये वाला भी गलत है क्योंकि इसमें आपका सही से चेंज नहीं किया गया है। जो करेक्टली चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पर वाई लगा होना चाहिए था, यहाँ पर वाई है, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा, थर्ड वाला भी गलत हो जाएगा। करेक्ट जो है वो आपका ऑप्शन 1 ही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, पुट द वर्ब्स इन ब्रैकेट्स इनटू द करेक्ट प्रेजेंट टेंस। माय डॉटर नेवर राइट टू मी सो आई नेवर नो व्हाट शी डू। तो यहाँ पर राइट, नो और डू में क्या करेक्ट जो होगी, वो कौन सा प्रेजेंट टेंस की कौन सी मतलब सही वर्ब का यूज करेंगे, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। माई डॉटर नेवर राइट्स का यूज होगा टू मी सो आई नेवर नो व्हाट शी इज डूइंग। माई डॉटर नेवर राइट टू मी सो आई नेवर न्यू व्हाट शी डज। माई डॉटर नेवर राइट्स टू मी सो आई नेवर न्यू व्हाट शी डज, या फिर माई डॉटर नेवर रोट टू मी सो आई नेवर न्यू व्हाट शी डू। तो अब यहाँ पर जो चेंज करेंगे हम, कैसे चेंज किया जाएगा? तो माई डॉटर नेवर राइट्स, यहाँ पर पहले वाले में जो होगा राइट्स टू मी, तो यहाँ पर एस का यूज किया जाएगा। तो अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट वाले में तो दे रखा है, सेकंड में नहीं है तो बाहर हो जाएगा, थर्ड में है और फोर्थ में नहीं है। तो अब आगे इसके देखते हैं, टू मी सो आई नेवर नो, नो की जगह पर क्या होगा? तो यहाँ पे क्या होगा? सो आई नेवर नो, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, आपका नो ही रहेगा। व्हाट शी डूइंग, यहाँ पर हो जाएगा डूइंग, तो किस में दे रखा है? फर्स्ट वाले में दे रखा है। व्हाट शी डज नहीं होगा, व्हाट शी डूइंग हो जाएगा। तो माई डॉटर नेवर राइट्स टू मी सो आई नेवर नो व्हाट शी इज डूइंग। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन 1 हो जाएगा। ये वाला नहीं होगा, जो फर्स्ट वाला है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पिक आउट द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड। यहाँ पे आपको एक वर्ड दे रखा है, कैंटैंकरस की वर्ड है, आपको इसका क्या सिनोनिम बताना है, यानी कि समानार्थी शब्द।
नॉइजी है, क्वारलसम है, डिसरिस्पेक्टफुल है, रैश है। तो सबसे पहले तो इसकी मीनिंग आपको पता होनी चाहिए कि क्या होती है। तो कैंटेंकरस की मीनिंग होती है झगड़ालू। कोई व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा झगड़ा करता है उसको क्या कहा जाता है? झगड़ालू कहा जाता है। तो इसमें अगर हम इसके सिनोनिम की बात करें तो क्वारलसम, यहाँ पर भी क्या होगा? जो लड़ाई करने वाला है, बहुत ज़्यादा लड़ाई कर रहा है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सेकंड। नॉइज़ी तो बहुत शोर करना हो जाता है। डिसरिस्पेक्टफुल अनादर करना। रैश बहुत तीव्रता के और जल्दबाजी में कोई काम किया जा रहा है उसको कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है, पिक आउट द सेंटेंस दैट हैज़ ए डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इन इट। यहाँ पे आपको बताना है जिसमें ऐसा कौन सा सेंटेंस है जिसमें डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यानी कि संकेतवाचक, जिसमें संकेत किसी चीज के लिए किया गया है। Each of them received 10 rupees. This kind of question is often asked in examination. His written statement differs from his oral one. It is a 20 kilometers walk. तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ईच ऑफ देम है, किसी स्पेसिफिक की बात नहीं की जा रही है, रिटन स्टेटमेंट है, कोई स्पेसिफिक उसमें नहीं आ रहा। यहाँ पर आप सेकंड वाला देखते हैं, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, इस तरह का प्रश्न जो है इज ऑफन आस्क्ड इन एग्जामिनेशन, ये आपके पेपर में पूछा जाता है। तो ये वाला जो है यही करेक्ट हो जाएगा। दिस काइंड, तो कुछ डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं या कलेक्टिव हैं, इस तरह के जो एडजेक्टिव्स होते हैं उनकी पहचान भी होती है, उनको याद कर लीजिए सीधे से। तो अगर आपको दिख रहे हैं उस सेंटेंस में, वही आपका आंसर हो जाएगा। एक आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन सेकंड है। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ दे रखा है, पैराग्राफ सेट को आपको पढ़ना है, फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे, आपको उसके आंसर देने हैं। तो सबसे इजी वाला रहता है, इसमें 5-5 क्वेश्चंस रहते हैं, आपके 2 पैराग्राफ पूछे जाएंगे। यहाँ पर भी आप देखेंगे 2 पैराग्राफ को, और यहाँ पर आपके 2 पैराग्राफ से क्वेश्चंस आते हैं। तो देखते हैं पैराग्राफ में क्या कहा गया है। हेलीकॉप्टर्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम एयरप्लेन्स, दे कैन डू 3 थिंग्स दैट एयरप्लेन कैन नॉट डू। यानी कि हेलीकॉप्टर जो होते हैं वो एयरप्लेन से क्या होते हैं? बहुत अलग होते हैं। वो 3 चीजें ऐसी हैं जो कर सकते हैं जो एयरप्लेन्स जो होते हैं वो नहीं कर सकते। फर्स्ट, व्हेन एयरप्लेन्स मूव अपवर्ड दे मस्ट आल्सो मूव फॉरवर्ड। यानी कि जो एयरप्लेन्स होते हैं जब वो आगे अपवर्ड होते हैं तो मस्ट आल्सो मूव फॉरवर्ड, वो फॉरवर्ड भी मूव कर सकते हैं। बट helicopters can move straight up without moving ahead. Second, helicopter can fly backward, which airplanes cannot do. Third हो जाएगा, helicopters can use their rotors to hover in the air, which is impossible for planes. Helicopters can perform actions that airplane cannot. They are used for different tasks since helicopters can take off without moving forward. They do not need a runway for takeoff. They are used in congested areas where there is no room for airplane or in isolated areas which do not have airports. यहाँ पर डिफरेंस बताए गए हैं जो हेलीकॉप्टर और एयरप्लेन के बीच में होते हैं कि जो एयरप्लेन अगर जो है जो हेलीकॉप्टर होता है वो आगे उड़ रहा है तो पीछे भी हो सकता है, लेकिन एयरप्लेन में ये नहीं हो सकता। एयरप्लेन के लिए रनवे चाहिए होता है, हेलीकॉप्टर के लिए रनवे नहीं चाहिए होता। एयरप्लेन के लिए ज़्यादा आपको एरिया चाहिए होता है और लैंड करने के लिए भी, मूव करने के लिए भी, लेकिन हेलीकॉप्टर के लिए नहीं चाहिए होता, इसलिए वो कंजेस्टेड एरिया में भी easily जो है फ्लाई कर सकते हैं। Where there is no room for airplane or in isolated areas which do not have airports because they can, what they are used on firefighting missions to drop water on fires. They are used in lodging operations to lift trees out of forest. Helicopters are used as air ambulance to airlift patients out of situations which are difficult to reach by conventional ambulances. यानी कि वहाँ पर भी हम हेलीकॉप्टर का यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर एम्बुलेंस नहीं जा सकती है, कुछ ऐसे एरियाज हैं तो वहाँ पर भी हम एयरलिफ्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं हेलीकॉप्टर्स का। द पुलिस यूज हेलीकॉप्टर्स टू फॉलो सस्पेक्ट ऑन द ग्राउंड और टू सर्च फॉर कार्स ऑन द ग्राउंड। ऑफ कोर्स हेलीकॉप्टर्स हैव मिलिट्री यूजेस बिकॉज ऑफ देयर डिजाइन एंड कैपेबिलिटीज। तो यहाँ पर जो हेलीकॉप्टर्स हैं इनका ही ज़्यादा मिलिट्री में आपने देखा होगा उनका ही यूज़ ज़्यादातर होता है क्योंकि वो कैपेबल हो जाते हैं, उनकी डिज़ाइन इस तरह की होती है तो इजीली कहीं पर भी कंजेस्टेड एरियाज में उसको यूज़ किया जा सकता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो था ये पैरा आपका एयरप्लेन और जो हेलीकॉप्टर होते हैं दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है और हेलीकॉप्टर की क्या ज़्यादा विशेषताएं होती हैं, फीचर्स क्या ज़्यादा होते हैं, उसके बारे में ज़्यादा पैरा ने बताया है। अब क्वेश्चंस लेते हैं। द वर्ड कंजेस्टेड इन द पैसेज मीन, यहाँ पर कंजेस्टेड वर्ड जो यूज किया गया है उसकी मीनिंग क्या है। द प्लेस कैन बी एक्सेस बाय पुलिसमैन, द प्लेस हैज नो प्लेस, द प्लेस हैज सो मच ऑफ स्मोक ड्यू टू फायर, द प्लेन इज रूमी। तो यहाँ पर द प्लेस इज रूमी, तो यहाँ पर कंजेस्टेड से मतलब होता है जहाँ पर बहुत कम जगह हो, तो क्या हो जाएगा द प्लेस हैज नो प्लेस, यानी कि वो स्थान जहाँ पर ज्यादा स्थान नहीं है।
तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सेकंड है। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर, A helicopter can hover while an aeroplane cannot. According to the passage, hover in the passage means, इसकी मीनिंग क्या है ये आपसे पूछ रहा है। Go backward in the air, move straight up in the air, fly sideways, stay at one place in the air. इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी? तो इसकी मीनिंग हो जाती है stay at one place in the air. आपने देखा होगा, मूवीज में अक्सर देखा होगा कि हेलीकॉप्टर जो होते हैं वो एक ही जगह पर रुक सकते हैं, रुके रहेंगे काफी टाइम तक। लेकिन जो एयरप्लेन होता है उसमें ये चीज नहीं रहती, वो एक ही जगह पर रुका नहीं रह सकता, वो फ्लाई करता रहेगा। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है, पॉइंट आउट द ग्रामेटिकल कैटेगरी ऑफ द वर्ड परफॉर्म इन द पैसेज। एडवर्ब है, वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, नाउन, यानी कि जो ये परफॉर्म वर्ड है ये क्या है, इस पैसेज में किस तरह से यूज किया गया है। तो क्या किस तरह से यूज किया गया है? वर्ब की तरह यूज किया गया है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सेकंड है। और ये जो भी आंसर्स मैं आप लोग को बता रही हूँ ऑफिशियल आंसर की जो आई थी उसी से बता रहे हैं, तो किसी प्रकार का कोई डाउट आपको नहीं रहेगा कि कोई आंसर जो है वो गलत होगा, क्योंकि जो आपकी फाइनल आंसर की पब्लिश करी गई थी उसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोग को आंसर बता रही हूँ। नेक्स्ट है, व्हाई इज अ हेलीकॉप्टर यूज एज एन एम्बुलेंस। हेलीकॉप्टर को एज ए एम्बुलेंस क्यों यूज किया जाता है? इट रीच द inaccessible places easily, it crosses all difficulties of traffic, it can firefight, its movement can be maneuvered easily. तो यहाँ पर क्या होता है, हेलीकॉप्टर को हम क्यों यूज करते हैं एम्बुलेंस की तरह? तो जहाँ पर एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाएगी बाई रोड या इस तरह के कोई एरियाज हैं तो वहाँ के लिए यूज करते हैं। तो ऑप्शंस को अगर देखें तो इट रीच द इनएक्सेसिबल प्लेसेस इजली, ऐसे प्लेसेस जहाँ को इजली एक्सेसिबल नहीं हो पाते हैं बाई रोड, तो वहां पर इसको हम हेलीकॉप्टर के थ्रू कर सकते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 है। नेक्स्ट है, पॉइंट आउट द ग्रामेटिकल कैटेगरी ऑफ द अंडरलाइन वर्ड वेरी इन द अबव पैसेज। नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है। वेरी मतलब बहुत होता है, तो वेरी को यहाँ पर किस तरह यूज किया गया है? तो यूज हुआ है एज ए एडवर्ब, यहाँ पर एडवर्ब की तरह यूज किया गया है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पर जो आपके बाकी के क्वेश्चंस हैं ये आपके पैरा से अलग थे, ये 5 क्वेश्चन पैरा से पूछे गए थे। बीज आर कैप्टेन, जो बीज होती हैं यानी कि जो मधुमक्खियां होती हैं वो कहाँ पर रहती हैं? एन अपेरी है, अ नर्सरी है, एन एक्वेरियम है, अ पेंट्री है। तो यहाँ पर जो नर्सरी है जहाँ पर पेड़ पौधे होते हैं वहाँ उसे नर्सरी कहते हैं। एक्वेरियम जहाँ पर मछलियां रहती हैं वो एक्वेरियम है। अ पेंट्री जहाँ पर खाने पीने का सामान होता है भोजन का, वो पेंट्री कहलाती है। तो बीज जहाँ रहती है उसे हम एन अपेरी बोलते हैं। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन 1 है। नेक्स्ट है यहाँ पर, द इडियम ग्रीन आइड मॉन्स्टर मीन्स। यहाँ पर जो ग्रीन आइड मॉन्स्टर है ये एक तरह का इडियम है, इसकी मीनिंग क्या है? टू बी एंग्री, टू बी सिक, टू बी ब्लाइंड, टू बी जेलस। तो इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी? इसकी मीनिंग होती है टू बी जेलस। ग्रीन आइड मॉन्स्टर जो है इसकी मीनिंग ही हो जाती है ईर्ष्यालु व्यक्ति से होती है, जो ईर्ष्या रखता हो, तो टू बी जेलस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द सेंटेंस इन विच द आर्टिकल हैज बीन रॉन्गली यूज्ड। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सेंटेंस ऐसा है जिसमें आर्टिकल जो है वो गलत यूज किया गया है। अ प्यूपिल शुड ओबे हिज टीचर, 12 इंचेस मेक अ फुट, ही इज अ यूरोपियन, ही इज ए एमए। यहाँ पर जो है अ प्यूपिल करेक्ट है, 12 इंचेस मेक अ फुट ये भी करेक्ट है, ही इज अ यूरोपियन ये भी सही है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर यूरोपियन है, ई का यूज किया गया क्योंकि वॉवल के आगे जो है, तो यहाँ पर ई तो लगा हुआ है लेकिन ये साउंड जो है वो यू का देता है, क्योंकि बोला यूरोपियन जाता है, तो यूरोपियन जब हम बोलते हैं तो या का साउंड देता है, इस वजह से यहाँ पर ए का यूज किया गया है। रॉन्गली यूज कहाँ पर है? ही इज अ एम ए। एम ए जो है इसको आप एम को कैसे लिखते हैं? एम इस तरह से लिखा जाता है हिंदी में, तो इसके आगे वॉवेल का यूज होना चाहिए था, तो ही इज एन एम ए होना चाहिए था, यही आपका गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, तो वॉवेल वाला काफी कंफ्यूज करता है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा इस पॉइंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिक द करेक्ट क्वेश्चन टैग फ्रॉम द ऑप्शन। यहाँ पर क्वेश्चन टैग से रिलेटेड है। पीपल शुड नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव डैश। जो पीपल हैं, लोग हैं, उनको ड्रिंक और ड्राइव नहीं करना चाहिए। इजंट इट, शुड नॉट दे, शैल दे, शुड दे। तो यहाँ पर शुड नॉट, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो भी इसमें आपके इसमें सेंटेंस में दे रखा होता है तो क्वेश्चन टैग में उसका ही यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? शुड दे ये यूज किया जाएगा। अगर यहाँ पर निगेटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव में यूज कर लीजिए, यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पर निगेटिव में क्वेश्चन टैग में यूज किया जाता है। सिंपल सा है, कोई कंफ्यूजन वाली चीज नहीं है। यहाँ पर स्टूडेंट था तो यहाँ पर हम शुड दे का यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको एरर फाइंड आउट करनी है।
Find out the part that has an error in the sentence. You are learning English for the last 1 year, but you show no improvement at all. तो यहाँ पर कह रहा है यू आर लर्निंग इंग्लिश, तुम इंग्लिश सीख रहे हो फॉर द लास्ट 1 ईयर। फॉर का यूज किया गया है, लर्निंग लगा है, आईएनजी फॉर्म लगी हुई है। तो यहाँ पर क्या है, ये किस तरह का सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस है आपका। तो यहाँ पर आर का यूज नहीं किया जाएगा, बल्कि आर की जगह होगा यू हैव बीन। यहाँ पर हम यूज करेंगे यू हैव बीन लर्निंग। तो ए वाला पॉइंट ही क्या है, गलत है। ए किसमें दे रखा है, फोर्थ वाले में दे रखा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ए को देख करके फर्स्ट वाला मत लगा दीजिएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पर ये देखना है कि ए जो है वो किस में दे रखा है, किस ऑप्शन में है, फोर्थ ऑप्शन में है। तो एक करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन 4 है। चलिए नेक्स्ट है, टू च्यू द कट करेक्टली मीन्स, इसकी मीनिंग आपको बतानी है। टू मेडिटेट, टू डाई ऑन ड्यूटी, टू इनकलकेट वर्च्यूज, कॉन्ट्राइव अगेंस्ट समवन। तो यहाँ पर च्यू द कट का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इसकी मीनिंग करेक्टली आपको बतानी है, तो टू मीडिएट हो जाती है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस। यहाँ पे आपको प्रीपोजिशन फिल करनी है। ही वॉज वेरी मच अशेम्ड दैश हिज मिसचीव्स, वो अपने मिसचीव्स के लिए क्या था, काफी अशेम्ड था। विद होगा, ऑफ होगा, ओवर होगा या फिर फॉर होगा। किस प्रीपोजिशन का यूज किया जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर ऑफ का यूज किया जाएगा। अशेम्ड ऑफ नॉर्मली भी बोलते हैं, कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनके आगे आपको पता ही है कि शब्द का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर अशेम्ड ऑफ हिज मिसचीव्स हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद अप्रोप्रिएट चॉइस। यहाँ पे आपको फिल करना है, ही स्टूड फर्स्ट, ही वुड हैव गॉन टू अमेरिका। तो यहाँ पर स्टूड लगा हुआ है, हैव का यूज होगा, हैड का होगा, एनीवेज होगा, इफ होगा। तो यहाँ पर ही वुड हैव गॉन टू अमेरिका, तो यहाँ पर जो यूज होगा हैड का यूज होगा। पास्ट में होगा हैड ही स्टूड फर्स्ट, ही वुड हैव गॉन टू अमेरिका। नेक्स्ट है यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पर आपको फिल करना है, ऑफ द स्वॉर्ड एंड पेन द डैश इज मोर पावरफुल। लेटर है, लेटर है, लास्ट वन है। तो यहाँ पर क्या यूज किया जाएगा, इसमें कौन सी चीज यूज होगी, ऑफ द स्वॉर्ड एंड पेन द लेटर इज मोर पावरफुल। यहाँ पर वन का यूज, जो लेटर है इसका यूज किया जाएगा। ऑफ द स्वॉर्ड एंड पेन यानी कि जो पेन और कलम होता है उसमें ज्यादा पावरफुल कौन सा है, ये कहने का मतलब है। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पर प्रीफिक्स आपको बतानी है। विच प्रीफिक्स कैन बी यूज्ड विद द फॉलोइंग वर्ड। जिस तरह से आपने हिंदी में उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ा होगा वही चीज यहाँ पर है। प्रीफिक्स जो होती है वो उपसर्ग है, यहाँ पर जो पहले लगता है ये प्रीफिक्स जो होती है वो उपसर्ग है, और जो सफिक्स होती है वो प्रत्यय की तरह हो जाता है, जो लास्ट में हमारा लगा होता है। तो अब यहाँ पर जो आपको ये शब्द दे रखे हैं, कुछ वर्ड हैं, बिहेव है, गाइड है, यूज है। अब इसमें हम किसका यूज करेंगे, जो किस प्रीफिक्स का यूज करेंगे, मिस का, डिस का, री का, इन का। तो यहाँ पर मिस का यूज किया जाएगा। मिस बिहेव है, मिस गाइड है, मिस यूज है। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन 1 है। अब यहाँ पर नेक्स्ट भी एक पैरा दे रखा है, उस पैरा को पढ़ना है और 86 से 90 तक के जो आपके क्वेश्चन है उसका आपको आंसर देना है। पैरा क्या है पहले वो देखते हैं। Work expends so as to fill the time available for its completion. The general recognition of this fact is shown in the proverbial phrase, "It is the busiest man who has time to spare." Thus, an elderly lady at leisure can spend the entire day writing a postcard to her niece. An hour will be spent in finding the postcard, another hunting for specialists, half an hour to search for the address, an hour and a quarter in composition, and 20 minutes in deciding whether or not to take an umbrella when going to the pillar box in the street. The total effort that would occupy a busy man for 3 minutes, all told, may in this fashion leave another person completely exhausted after a day of doubt, anxiety and toil. तो ये जो पैरा अभी आपने देखा है, इस पैरा में ये बताया गया है कि किसी भी काम को करने के लिए जितना टाइम हमने निकाला होता है, अगर उस काम में कुछ चीज़ें प्रॉब्लम आ रही होती है तो उससे ज़्यादा टाइम हमको लग जाता है। तो वहाँ पर टाइम को मैनेज करके सही अपना काम को कंप्लीट कर पाना मुश्किल होता है। तो उसमें जो एक लेडी थी उसको एक जो लेटर वो लिख रही थी उसमें क्या-क्या प्रॉब्लम्स आई, उसमें कितना टाइम उसको लग गया, उसी के बारे में ये पूरा आपका पैरा कह रहा है। अब क्वेश्चंस पे आते हैं।
कि व्हाट इज द टोटल टाइम स्पेंड बाय द एल्डरली लेडी इन राइटिंग अ पोस्ट कार्ड। एक पोस्ट कार्ड को लिखने में एल्डरली लेडी को कितना टाइम लगा था। 4 hours and 5 minutes, अ फुल डे, हाफ एन आवर, 3 minutes। तो कितना टाइम लगा था, तो यहाँ पर उसे फुल डे, पूरा दिन लग गया था। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन सेकेंड है। What happens when the time to be spent on some work increases? The work consumes all the time, the work is done leisurely, the work needs additional time, the work is done smoothly। तो क्या होता है इसमें, the work consume all the time, सारा टाइम ही जो होता है उस काम में निकल जाता है। जैसे कि आप लोग को एग्जाम में, ये जो अभी टेट का आप एग्जाम देंगे 2 and 30 hours मिलते हैं यहाँ पर। तो अगर यहाँ पर आप इसको सही से यूज ना करें तो कब आपका पूरा टाइम निकल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। और ये OMR बेस्ड है तो आपको OMR भी फिल करनी होती है। बहुत बार ये होता है कि आपने पेपर तो पूरा कर लिया, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, लेकिन OMR को आप फिल नहीं कर पाते। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसको जरूर से ध्यान में रखिएगा, नहीं तो वहाँ पर आपको काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी और लास्ट में बिना क्वेश्चन सॉल्व किए ही आप OMR फिल कर देते हैं। तो वहाँ पर सिंपल सी बात है, ज़रूरी नहीं है कि जो आपने तुक्का लगाया है सारे आंसर सही हो जाएँ। तो कोशिश करिएगा कि टाइम को हम सही से मैनेज करिए। बेस्ट ऑप्शन ये है कि 5 सेक्शन होते हैं, हर सेक्शन के लिए आप 30 मिनट्स को रखिए, 30 मिनट उस सेक्शन को दीजिए और उसी टाइम लिमिट में ही आप अपना OMR भी फिल कर दीजिए। तो इस चीज़ का ध्यान में रख कर के आपको टाइम को मैनेज करना है, तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइए। प्रैक्टिस सेट के सबसे सही ऑप्शन आपके लिए रहता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए, क्योंकि वो आए हुए क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। What does the expression pillar box stand for? Box office, a box in the pillar, a pillar type post box, a box attached to the pillar। तो यहाँ पर जो पिलर बॉक्स है उसके बारे में पूछा है कि क्या मतलब है यहाँ पर उसका। तो उसकी मीनिंग होती है अ पिलर टाइप पोस्ट बॉक्स। पोस्ट बॉक्स को यहाँ पर कहा गया है जो कि पिलर के टाइप का है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन थर्ड है। Who is the person likely to take more time to do work? A man of leisure, an elderly person, an exhausted person, a busy man। तो यहाँ पर क्या करेक्ट हो जाएगा, अ मैन ऑफ लेजर, अ पर्सन लाइकली टू टेक मोर टाइम टू डू वर्क। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी काम को करने में बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है, तो वो क्या है, वो व्यक्ति लेजी होता है काफी, जिस तरह से उस काम को करने में तो अधिक टाइम लग रहा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंट आउट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेंटेंस। यहाँ पर ये सेंटेंस दे रखा है उसका सबसे सही एक्सप्लेनेशन क्या होगा। Work spans so as to fill the time available for its completion. If you have more time, you can do more work. Whatever time is available for a given amount of work, all of it will be used. If you have some important work to do, you should always have some additional time. The more work there is to be done, the more the time needed. अब यहाँ पर इसकी सही एक्सप्लेनेशन क्या है कि वर्क स्पेंड अगर काम बढ़ जाता है सो एज टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन। तो वहाँ पर क्या होता है, तो वो टाइम जो उसको आपने रखा है उस काम को पूरा करने के लिए वो सफिशिएंट नहीं हो पाता है। तो इसकी मीनिंग की अगर हम बात करें सही क्या है, वट एवर टाइम इज अवेलेबल फॉर ए गिवन अमाउंट ऑफ वर्क ऑल ऑफ इट विल बी यूज्ड। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं इंग्लिश के जो आपके पूछे गए थे। तो 10 क्वेश्चन तो पैरा से ही हो जाते हैं, यहाँ पर 20 क्वेश्चन जो थे वो आपके ग्रामर के क्वेश्चन थे। तो आपने देखा कि किस तरह के क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं एग्जाम में आपके, और क्या क्या चीजें आपको प्रिपेयर करनी है। जो लेवल 1 है प्राइमरी का जो पेपर होता है उससे इंग्लिश इसमें थोड़ी सी हार्ड आती है, तो आपको और अच्छे से तैयारी करनी है। पेपर 1 में किस तरह से पूछा जाता है तो उसकी भी वीडियोस मैंने प्रोवाइड कराई हैं, आप जरूर से देख लीजिएगा, चैनल पे अवेलेबल है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसमें हम सीडीपी को सॉल्व करेंगे कि सीडीपी के में किस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। आज के